ताहम समंदरी गुजरगाह आबनाए हुर्मस मगर हालात हैं कि कंट्रोल में नहीं है। तवानाई की कीमतें और बढ़ेंगी क्योंकि बाहर बढ़ रही हैं जहां से हमें खरीद के लाना है। तो क्या किया जाए, क्या ऑप्शंस हैं? पाइन गैस का क्रू देखिए कितना खुश है और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। ईरान ने इंडिया के जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी। ईरान अमेरिका जंग लगी हुई है और इस जंग में पाकिस्तान सैंडविच बनता जा रहा है। इस कौम के 78 साल जाया हो गए तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है। देखो बात सुनो, चोरों के पीछे मत भागो, चोरों की माँ को पहचानो। हो सकता है कल अमेरिका चाइना की भी जितने सारे जहाज है वो इंडियन झंडा लगा ले एग्जिट वहां से एक्सेस के लिए, ये भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये फॉर गॉड से कब तक, और आप देने का कोई बात ही नहीं करते। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। खबरें यह भी आई कि इरानियन नेवी जो है उसने भारत के शिप को अपने साथ एस्कॉर्ट करके ले गए, जहां पर इंडियन नेवी की शिप खड़ी थी वहां तक लेकर गए। पाकिस्तान बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन दोस्तों खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की ईरानियन नेवी ने पुंगी बजा दी। ईरानियन नेवी ने पाकिस्तान के एक शिप को कहा कि ओए तू नहीं जाएगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, चल पीछे हट। ऐसा कर दिया है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा, आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान तो सुलह करा रहा है, पाकिस्तान तो हॉट प्रॉपर्टी है, अमेरिका और ईरान के बीच में वो सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, जंग खत्म करने की कोशिश कर रहा है, भारत से ज्यादा पावरफुल दिख रहा है वो इस मामले में। रुको जरा, सब्र करो, असलियत तो देखो। चलिए भाई, ये ट्विटर हैंडल है कमांडर ऑफ द IRGC नेवी, यानी कि ईरान की जो नेवी है उसका ट्विटर हैंडल है। ये कमांडर है वहां के, अली रेजा तंगसिरी, ठीक। तो इन्होंने एक ट्वीट किया पर्शियन में, जिसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। वहीं पर इन्होंने कहा कि एक कंटेनर शिप है सेलेन, उसको हमने पीछे भेज दिया है, मतलब IRGC नेवी ने पीछे भेज दिया है क्योंकि उसने लीगल प्रोटोकॉल्स को कंप्लाई नहीं किया है और उसके पास लैक ऑफ परमिशन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास करने के लिए। द पैसेज ऑफ एनी वेसल थ्रू दिस वाटरवे रिक्वायर्स फुल कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स मैरीटाइम अथॉरिटी and this achievement would not have been possible without the backing of the noble people of Iran। उन्होंने कहा कि भैया कोई भी जो जहाज जाएगा वो ईरानियन नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए हो। तो उन्होंने ये सेलन को वापस कर दिया, एक मैप भी दिया है जिस पर लिखा है सेलन 2 hours, ठीक है। अब ये इसी ट्वीट को उनके एम्बेसी ऑफ द ईरान जो है काबुल में, अफगानिस्तान में, उसने ट्वीट किया। ये देखिए, ये उनका ट्वीट नीचे लगा है, उसी को करके और अपना कुछ टेक्स्ट लिखा है, वो ट्वीट किया। अब मैं इसको जरा ट्रांसलेट कर देता हूं। ये देखिए, ट्रांसलेट जो है ये क्या है, ये लिखा है कि IRGC नेवी रिटर्न्स अ शिप इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। द कंटेनर शिप सेलेन वाज टर्न्ड बैक बाय द IRGC नेवी ड्यू टू फेलियर टू कंप्लाई विद लीगल प्रोटोकॉल्स एंड लैक ऑफ परमिशन टू पास थ्रू द होर्मुज स्ट्रेट। द पैसेज ऑफ एनी वेसल थ्रू दिस वाटरवे रिक्वायर्स फुल कोऑर्डिनेशन विद द मैरीटाइम अथॉरिटी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस ट्वीट का मतलब वही हुआ जो IRGC के कमांडर ने ट्वीट किया था कि भाई हमने एक शिप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वापस कर दिया, इस शिप का नाम सेलन है और ये लीगल प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा था, इसके पास परमिशन नहीं थी, दिस दैट। अब सवाल है कि ये सेलन नाम का जो जहाज है वो जहाज पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी है एक्चुअली। अब ये कैसे पता चला, देखिए मैं बताता हूं। ये देखिए, ये मरीन ट्रैफिक है, ये ट्रैक करता है जो शिप्स आते जाते हैं उस पे। तो ये जरा देखिए सेलन के बारे में क्या लिखता है। सेलन कार्गो शिप शारजा से चला था, एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर जो है वो 23 मार्च को चला था 21:41 पर, और ये पीके कराची जा रहा था जी। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल था 28 मार्च को, ये 2 बजे ये कराची पहुंचना था। यानी कि IRGC को भी पता था कि ये पाकिस्तान जा रहा है कंटेनर शिप, और उन्होंने पलट के बोला कि चल बे हट, तुमको नहीं जाने देंगे, वापस चलो। अब देखिए, हो सकता है बाद में ये लोग करकुरा के किसी तरह शिप को ले आए, लेकिन फिलहाल तो यही कि पाकिस्तानी शिप को लात मार दी है IRGC ने, बोला नहीं पार करने देंगे होर्मुज, चलो तुम पीछे। जबकि भारत के शिप जो हैं तो धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं, और जो शिप फंसे हुए हैं वो भी आ जाएंगे।
ठीक, अब चलिए जरा पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, क्या कह रही है। तो भी हुई शॉर्टेज, उसने आराम से रूस से ले लिया तेल, ठीक है, हम क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं उसकी एक रीजन है, वो भी अहमद मीर साहब ने जो पाकिस्तान के इस टाइम पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या वजह हम ऑयल नहीं ले सकते। सेम ये क्वेश्चन किया था, इंडिया ले सकता है रशिया से, हम क्यों नहीं ले सकते। उस पे बहुत से पाकिस्तानियों को ये चीज नहीं पता कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं, जो मशीनरी, सादा अल्फाज में मैं बताता हूँ ताकि देखने वालों को भी समझ आए, आपको तो आ ही रही होगी, कि जो मशीनें हैं जो ऑयल को रिफाइन करती हैं और फिर आगे हम उसे यूज करते हैं, वो हमारे पास उस क्वालिटी की मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें। ले भी लेंगे तो उसका क्या फायदा, फिर इंडिया को कहेंगे रिफाइन करके दे दो। जनाब क्वालिटी की नहीं है, आप भी शायद पूरी तरह से बात समझे नहीं। क्वालिटी की मशीन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। मशीन होना इज डिफरेंट थिंग, क्वालिटी की मशीन होना इज डिफरेंट थिंग, और उस टेक्नोलॉजी का होना इज डिफरेंट थिंग। पॉइंट समझिए, आपके पास एक सिंपल मोबाइल बनाने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपके पास स्मार्टफोन मोबाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। यह मशीन की दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत है कि आपके पास सिर्फ सिंपल जो कीपैड वाले मोबाइल फोन होते हैं उनको बनाने की टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है। आपके पास स्मार्टफोन जो है, मोबाइल फोन, उनको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। मशीनरी तो बाद की आती है, टेक्नोलॉजी पहले आती है, वो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। तो इसीलिए ऐसा ही है कि आपके पास जो रिफाइनरीज हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो टेक्नोलॉजी सिर्फ दूसरे ऑयल्स को, क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकती है। रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं। ऐसा नहीं कि वो मशीन आपके पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। फर्क है इसमें। नहीं, हमारे पास, मेरी बात को मैं समझ गया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से हमारे पास क्रूड ऑयल आ रहा है, हाँ। ठीक है, तो लेकिन नहीं, हमारे पास उस क्रूड ऑयल की रिफाइनमेंट के लिए है मशीनरी। टोटल 5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में, ये उन्होंने मिनिस्टर ने बताया, और उसमें से 4 इन्वेस्टमेंट करके आप उस पर इन्वेस्टमेंट करके क्यों नहीं कर रहे? ये पॉइंट, ये मेन पॉइंट है ना, कि हम फिर लकीर के फकीर है ना, कि मतलब ये लॉजिक नहीं है पास के जी, हमारे पास रिफाइनरी नहीं। बात हम बात करेंगे खुद मुख्तारी की, ये तो फिर हम खुद मुख्तार होने नहीं चाह रहे। हम खुद क्या कहते हैं, हम अपनी वो रिफाइनमेंट के लिए मशीनरी नहीं लेकर आ रहे, उनके ऊपर पैसा नहीं लेके आ रहे, बिल्कुल अपनी उसमें लेके नहीं आ रहे। हम भी अमेरिका के लिए बस वो हमें तेल दे दे रिफाइन करके, हम वही लेंगे, वही महंगा ऑयल लेंगे और वही अपनी आवाम को बेचेंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो इस्लामिक कंट्री है, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, बजाय यूनाइटेड होकर, मतलब ये है कि आगे बढ़ने के, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी के खिलाफ लड़ने के, हमें तो लड़ना चाहिए नहीं जंगों के, मैं सख्त खिलाफ हूँ। पीस टॉक, टेबल टॉक होनी चाहिए, और हर मसले का हल ही ये है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वार हो, चाहे ईरान और अमेरिका एट दी एंड टेबल टॉक पे आना ही आना है, चाहे इंडिया पाकिस्तान है, 4-5 जंगें लड़ ली, फिर एट दी एंड जंग रुक जाती है, वो कहते हैं हम जीते, हम कहते हैं हम जीते, बात खत्म हो जाती है, नुकसान दोनों साइड पे होता है, एट दी एंड होता फिर 10 साल बाद टेबल टॉक है और रिलेशंस बेहतर करने की बात होती है। अगर वो बमबारी करके बिल्कुल ग्राउंड कर भी देते हैं, सारा कर देते हैं, तो पाकिस्तान की जो नेक्स्ट बारी जो अक्सर रहता है ना, लोग हंसते भी है कि यार पाकिस्तान कैसे होगा, वो ये नहीं होगा लाजमी कि इसराइल ही मारेगा, वो थ्रू इंडिया होगा। अभी भी जब इंडिया से हमारी मई में जंग हुई तो इसराइल में जो ड्रोन थे वो इसराइली मैन्युफैक्चरिंग के थे, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि इसराइल डायरेक्ट करेगा, सारा ये करेगा। हालांकि ये हामिद मीर साहब की आप सभी उनका 2-3, अबे गजब तुम लोग का दिमाग है बे, एकदम चपड़ गंजू हो बे, एकदम चपड़ गंजू हो बे। मम्मी पापा भाई बहन थे क्या, कजन थे, फर्स्ट कजन, पता कर लेना। तुम ये कह रहे हो कि इजराइल के ड्रोन हमने इस्तेमाल किए तो इजराइल ने अटैक किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि F-16 तुम लोग इस्तेमाल करते हो हमारे खिलाफ, तो एक्चुअली अमेरिका हमला कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे लॉजिक से बात यही हुई ना। F-16 अगर तुम इस्तेमाल करते हो अफगानिस्तान के खिलाफ, तो एक्चुअली पाकिस्तान हमला नहीं कर रहा है, अमेरिका हमला कर रहा है अफगानिस्तान पर। बात यही हुई ना बात। चाइनीज ड्रोन तुमने इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ, तो एक्चुअली पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया, चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, ये तुम कहना चाहते हो। अबे मदरसे की पढ़ाई छोड़ दो बे, कहां से तुम लोग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाते हो यार। हमने इजरायली टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन यूज किया, तो हमने फ्रांस के बम भी यूज किए, तो तुम्हारे ऊपर तो फिर फ्रांस ने हमला किया ना। हमने फ्रांस के बम भी यूज किए, स्काल्प और हैमर जो है ये फ्रांस या यूरोपियन है कह लो, तो यूरोप ने तुम्हारे ऊपर हमला किया। तुम्हारे लॉजिक से तो यही हुआ, फिर भारत ने तो हमला नहीं किया, तो भाई जाओ यूरोप से लड़ो। फिर क्या बेवकूफाना बातें करते हो यार तुम लोग यार। तुम्हारे पढ़ाई का स्टैंडर्ड ये है, तुम्हारा IQ ऐसा है, अबे इसीलिए दुनिया में कहीं तुमको कोई पूछता नहीं है। कहीं
पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठोगे तो बेवकूफ साबित होकर वहां से भागना पड़ जाएगा तुम्हें। अभी तो तुम अपने ही टाइप के लोगों के बीच बैठे हो। जो लॉजिक तुमने दिया, समझ में आई बात तुमने क्या कही? का 2-3 दफा आपने जिक्र किया। जब डॉक्टर कदीर से उन्होंने कहा ना मुशर्रफ साहब को कि हम एक मिसाइल रेंज चाह रहे हैं जो इसराइल तक जाए, तो मुशर्रफ साहब ने कहा अल्लाह ने भी गरीक रहमत करे कि जी आप इंडिया तक ही रखें। ठीक है, क्योंकि हमारे मुफादात जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरी दुआ है कि हमारे पास वो लीडर्स आए, ठीक है, जो बोल्ड फैसले, और बोल्ड फैसले ये नहीं है कि वो ऐसे कोई फैसले ले जैसे जनरल जिया ने ले लिए, ठीक है जी, रशिया को तोड़ना है, सोवियत यूनियन तोड़ना है, हम हाजिर हैं, ऐसे ना बोल्ड फैसले हो। बोल्ड फैसले वो बोल्ड फैसले वो होते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, ठीक है, लेकिन हम 25 दफा IMF के पास जा चुके हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ 1 से 2 मरतबा। अच्छा, वैसे जब ये बात करते हैं ना ऐसे इंडिया की, कहीं ना कहीं तारीफ आ जाती है ना, तो फिर बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार, फिर से चैलेंज दे रहा हूं पाकिस्तानियों। इसने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। साबित कर दोगे जिस दिन कि पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, जो कहोगे वो मान लूंगा। बताओ पाकिस्तान पहले किसका गुलाम था? पाकिस्तान कहां? कहीं दिखाओ भाई कि पाकिस्तान नाम का एक देश था जो गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, दिखाओ। पाकिस्तान पैदा हुआ था, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश इस दुनिया के नक्शे पर नहीं था जो कि गुलाम था। सिर्फ भारत था, हिंदुस्तान था। तो पाकिस्तान पैदा हुआ है, भारत आजाद हुआ। कोई दस्तावेज दिखा दो, कोई दस्तावेज दिखा दो पाकिस्तानियों जिसमें लिखा हो कि इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं दिखा देता हूं, लगाइए भाई वो क्लिप जिसमें है इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। लगाओ भाई वो क्लिप। तो आबिद भाई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना 1947 में अंग्रेजों के द्वारा। कोई मुझे दस्तावेज ऐसा दिखा दे जिसमें पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट लिखा हो 1947। तो इसमें लिखा गया है, आप, मैं सामने डॉक्यूमेंट दे रहा हूं ना आपके, ये पढ़िए। सेटिंग अप इन इंडिया लिखा है कि एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द सेटिंग अप इन इंडिया ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, कि ये एक्ट जो है ये प्रोविजन करेगा भारत के भीतर, देखिए इंडिया शब्द लिखा हुआ है, भारत के भीतर 2 स्वतंत्र मतलब आजाद डोमिनियंस के लिए ये एक्ट बना है। अब इसमें आगे क्या लिखा है वो भी दिखाता हूं, आप इसे पढ़ेंगे तो नंबर 1 जो पॉइंट है वहां पर लिखा है एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, कि मतलब 15 अगस्त 1947 के आज के दिन 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस शैल बी सेट अप इन इंडिया। भारत में 2 आजाद डोमिनियंस बनाए जाते हैं। इन दोनों को, एक को नाम भारत ही जाना जाएगा इंडिया के नाम से, एंड दूसरा पाकिस्तान के नाम से। तो भारत का नाम हमेशा था, इंडिपेंडेंस एक्ट भारत का था, ना कि पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ। ये दस्तावेज दे रहा हूं, ये अंग्रेजों का वही दस्तावेज है। तो मेरा चैलेंज है हर पाकिस्तानी को कि पाकिस्तानी साबित कर दो कि तुम आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। समझते हैं कि यार ये क्यों ऐसे, ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, तो वो थोड़ा ना उसके ऊपर आपको नहीं लगता कि मैं अगर नाअहल हूँ ना, और मेरा हमसाया लाइक है, मैं अगर पढ़ाई में कमजोर भी हूँ ना, और मेरा जो क्लास फेलो है ना वो जरा अच्छा लाइक है, तो मुझे उसकी वो करना चाहिए कि यार हाँ वो लाइक है, एग्जैक्टली वो अच्छी तैयारी कर रहा है, मैं सोता रहता हूँ, ठीक है, आप उसका मुकाबला करना है, उससे बेहतर तैयारी करना है। आप दुनिया के कोई भी सेक्टर्स देखें ना, IT हो, कोई जियोपॉलिटिकल है, कोई कुछ हो, उसमें इंडियंस क्यों आगे हैं? वो इंटेलेक्चुअल हैं, हार्ड वर्किंग है, नो डाउट। हालांकि पहले हम लोग एक ही थे ना, हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते? क्योंकि हम लोगों में ना वो एक हमारी एक नेचर में आ चुका है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, हमें एहसास कमतरी हमें इंजेक्ट कर दी गई है, हम कहीं पे भी जाते तो बोल नहीं सकते। लेकिन जो पाकिस्तान में जो लीडर आएगा, जो ब्लेटेंटली बोलेगा, जो बात करेगा, उसको वाइप आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, फॉर्मली अपने जो है ना डिसीजंस ले, किसी का मुताज ना रहे, डिप्लोमेटिकली दुनिया के साथ रिलेशन अपने मुफाद को देखे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, ईरान ने भी, अगर हम पास में देखें तो हमारी कोई ऐसे मैं भी यही कहने लगा था, इंडिया पाकिस्तान की मैं ये कहने लगा था। ईरान ने इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बनाए जो उनको सूट करता था उस वक्त। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली करें, लेकिन अभी इस वक्त का तकाजा ये है कि हम ईरान की साइड लें, फर्मली लें, जो कि हमने
छुपते छुपते गया कि मैं बस दरवाजे में से गया कि हाँ जी हम साइड ले रहे हैं और मैं वापस चला गया। मतलब ये है कि हम वर्बली उनके साथ खड़े हैं, प्रैक्टिकली नहीं। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी असेसमेंट है, पता नहीं अब ठीक होगा या नहीं। लेकिन वीडियो को वाइंड अप इस तरीके से करता हूँ। मेरा तो दिल कर रहा था कि आधा घंटा और डिस्कशन की जाए, क्योंकि बहुत कम मुझे ऐसा एक कंपनी, ऐसा ग्रुप मिलता है जिससे मेरा माइंडसेट या डिस्कशन करके मजा आता है। लास्ट में ये कहूंगा कि जैसे भाई ने बोला कि इंडिया की तारीफ हम क्यों करेंगे, मतलब हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे, लेकिन सच बोलना भी एक अच्छी बात होती है और किसी से सीख लेना अगर कोई किसी फील्ड में आगे है। मैं ओपनली कहता हूं कि मुझे इंडिया से जंग करनी है, हर हाल में करनी है, और मैं पाकिस्तान को जीतता देखना चाहता हूं, लेकिन वो जंग करनी है टेक्नोलॉजी में, वो जंग करनी है इकोनॉमी में, वो जंग करनी है IT में, वो जंग करनी है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो जंग करनी है हमने बेहतर डेमोक्रेसी में, और वो जंग करनी है हमने पाकिस्तान की बेहतरी में और पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू को बेहतर करने में। ये चीज होनी चाहिए, जंग इसमें होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अब शोएब भाई, ये तो सपना जो है ना, ये 1947 से हर पाकिस्तानी देखता है। अब आपकी जनरेशन भी देख रही है, आपके बाद आने वाली जनरेशन भी देखेगी। आप जंग लड़ना चाहते हैं हमसे इकोनॉमी में। मैं आपको एक छोटा सा ना एग्जाम्पल दिखाता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल, आप अपने यहां जाकर चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 में अभी तक जो भारत का एक्सपोर्ट है ना, वो पता है कितना हो गया है? 714.73 बिलियन डॉलर्स। ये खबर है, देखिए ये 25 मार्च की खबर है। 714 बिलियन डॉलर को हम पार कर गए हैं एक्सपोर्ट में। और अगर हम देखेंगे, ये अप्रैल से जनवरी की बात बता रहा हूं 2025-26 में, और ये 5.26% का जो इंक्रीज है वो सेम पीरियड में पिछले साल 679 बिलियन डॉलर का था। समझ रहे हैं इस बात को आप? तो आप जोड़िए कि 21 और 14, 35 बिलियन डॉलर का ज्यादा एक्सपोर्ट हमने सेम पीरियड में अभी कर लिया है। और इतना वोलेटाइल पूरी दुनिया बनी हुई है, यहां जंग चल रही है, उधर जंग चल रही है, इधर प्रॉब्लम, उसके बावजूद अब देखिए 2021-22 से लेकर 2024-25 तक जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था वो 6.9% था, और ये शार्पली बढ़ा है 497.9 बिलियन डॉलर से, जो 2020-21 में था, वो 2024-25 में आ गया 828.25 बिलियन डॉलर। आप जरा सोचिए, 325 बिलियन से ज्यादा का डॉलर का ज्यादा का इजाफा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप क्या करेंगे? आपको पता है आपके यहां का एक्सपोर्ट कितना है? चेक कर लीजिए जाके, कितने बिलियन का एक्सपोर्ट आप लोग करते हो। मैं दिखाऊंगा इन्हें डेटा, आप जाकर चेक करो, खुद शर्मिंदा हो जाकर चेक करो कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक, अप्रैल से जनवरी तक 2025-26, 814 बिलियन डॉलर, एक्चुअली 815 कह लो उसको, इतना कर दिया हमने। जल्दी ही हम इसको 1 ट्रिलियन करेंगे, जल्दी। 800 कह रहा हूं, कितना था वो? 715 बिलियन डॉलर, 800 कह दिया मैंने। इतना वोलेटाइल है मार्केट, सब कुछ, इसके बावजूद क्या कंपटीशन करेंगे आप बताइए ना। आप जाकर देखिए हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है, आपकी कितनी है। आप कर्जा मांग रहे हैं, आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे। आप अपना फॉरेक्स रिजर्व चेक करिए, हमारा फॉरेक्स रिजर्व चेक करिए। आपके यहां जैसे ही उधर क्राइसिस शुरू हुई, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, प्रीमियम वाले तो और महंगे हो गए हैं। हमारे यहां तो अभी नहीं हुआ, प्रीमियम 2-2.5 रुपए बढ़ा है हमारे यहां। आपके यहां तो पता नहीं 100 रुपए की 200 रुपए बढ़ गया था। नहीं कर सकते आप, किसी कीमत पर नहीं कर सकते, आज से 1000 साल बाद भी नहीं कर सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। मेरा वीडियो डिजिटली रहेगा, 1000 साल बाद अगर पाकिस्तान रहा तो चेक कर लेना। और रही बात, तो वहां से हमारे शिप्स लगातार आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, कोई रुकावट नहीं है। प्रॉब्लम चल रही है, बिल्कुल चल रही है, लेकिन हमारे शिप्स धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और शिप्स आए हैं, यह हम सब ने देखा है, वीडियो का सबूत है, खबरें आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं। ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, हमारी तरफ से आई है, आ रही। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।